हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 61, नॉर्मली द एंगल ऑफ रूफ ट्रस विथ एस्बेस्टॉस शीट शुड नॉट बी लेस देन। एंगल आपको पूछा गया, एक ट्रस है, ट्रस में यदि हम एस्बेस्टॉस शीट की बात करते हैं तो उसका यूज़ हम कवरिंग मटेरियल के रूप में करते हैं। तो इसका एंगल आपको हॉरिजेंटल से पूछा गया, ये एंगल थीटा मिनिमम कितना होना चाहिए, इसकी वैल्यू आपको पूछी गई, शुड नॉट बी लेस देन। तो ये थीटा होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम कितना होगा 30 डिग्री। और इसका रीज़न ये होता है, यदि हम एंगल 30 डिग्री से कम करते हैं तो जो रूफ कवरिंग मटेरियल हमने यूज़ किया है एस्बेस्टॉस शीट, इसमें बेंडिंग आ सकती है। तो बेंडिंग से रोकने के लिए, ठीक है, उसे हमें क्या करना होता है, 30 डिग्री से एंगल को अधिक रखना होता है। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 61 आंसर क्या होगा, आंसर बी करेक्ट होगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा कि 30 डिग्री से अधिक क्यों रखा जाता है, बेंडिंग से प्रिवेंट करने के लिए, बेंडिंग ना आए एस्बेस्टॉस शीट में, इसलिए 30 डिग्री से अधिक एंगल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, to minimize the total cost of a roof truss, the ratio of the cost of truss to the cost of purlins shall be। टोटल कॉस्ट यदि हम रूफ ट्रस की मिनिमाइज करते हैं तो उसके लिए रेशो कितना होना चाहिए, रेशो कॉस्ट ऑफ ट्रस टू द कॉस्ट ऑफ पर्लिन्स। कॉस्ट ऑफ ट्रस और कॉस्ट ऑफ पर्लिन, इसका रेशो आपको पूछा गया, रेशो कितना होगा जिससे कि क्या हो जाए, टोटल कॉस्ट रूफ ट्रस की मिनिमाइज हो जाए। तो यहाँ पर हम पर्लिन्स को नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और फॉर्मूला क्या होगा, डेरिवेशन क्या होगा और इनमें रिलेशन क्या होता है। एस इज़ द स्पेसिंग ऑफ द ट्रसेस, एस स्पेसिंग है। सी टी इज़ द कॉस्ट ऑफ ट्रसेस पर यूनिट एरिया। सी पी इज़ द कॉस्ट ऑफ पर्लिन्स पर यूनिट एरिया। सी आर इज़ द कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग यूनिट पर यूनिट एरिया। एंड सी इज़ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द रूफ सिस्टम पर यूनिट एरिया। यदि हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी, इन सभी को ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रसेस, पर्लिन्स एंड कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग मटेरियल्स। अब इनमें रिलेशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे, स्पेसिंग और कॉस्ट। ये जो मेंबर्स हैं इनकी कॉस्ट और स्पेसिंग में रिलेशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। पहला रिलेशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ट्रसेस। कॉस्ट ऑफ ट्रसेस का रिलेशन होता है कॉस्ट ऑफ ट्रस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग ऑफ द ट्रसेस। तो यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, स्पेसिंग आपको दे देंगे क्वेश्चन में कि यदि स्पेसिंग हम इंक्रीज़ करते हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रस इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, या इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इस टाइप से आपको ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो यदि हम स्पेसिंग इंक्रीज़ करते हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रस क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेकेंड रिलेशन, कॉस्ट ऑफ पर्लिन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पेसिंग। तो यहाँ से रिलेशन क्या होगा, स्पेसिंग यदि हम इंक्रीज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ पर्लिन्स भी इंक्रीज होगी और स्पेसिंग के साथ कॉस्ट ऑफ पर्लिन्स और कवरिंग ये दोनों इंक्रीज होती है। यदि हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हम 3 ले लेंगे यहाँ पर, K1 K2 K3, अलग अलग मेंबर के लिए अलग अलग हमने कांस्टेंट लिया है। अब इन सभी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, सी टी, सी पी और सी आर। सी टी कितना होगा, K1/S प्लस K2S स्क्वायर प्लस K3S। और आपने ये पढ़ा होगा कि यदि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो यदि हम टोटल कॉस्ट की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है उसके लिए हम क्या करना होगा, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर रख देंगे, हम 0 के इक्वल रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है एस के रिस्पेक्ट में, स्पेसिंग के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन आपको आता ही होगा। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये इक्वेशन जो बनेगी, ये इक्वेशन, वैसे आपको इक्वेशन ही याद रखना है। ऑब्जेक्टिव यदि आपकी एग्ज़ाम है जिसमें कि MCQ आते हैं उसके लिए आपको ये इक्वेशन याद रखना है। कौन सी इक्वेशन है, सी टी
इज इक्वल टू 2CP प्लस CR, ये इक्वेशन याद रखना है। और ये रिलेशन, इनसे क्वेश्चन आते हैं, MCQ इससे आएंगे। तो अब आप क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया CT डिवाइडेड बाय CP, इन दोनों का रेशियो आपको पूछा है, CT और CP का। यदि हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रस, कॉस्ट ऑफ पर्लिन और कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग, तो इसमें कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती है किसके कंपेयर में, CT और CP के। तो CT बराबर 2CP, तो यहाँ पर रेशियो क्या होगा, CT बाई CP का 2। क्वेश्चन नंबर 62 आंसर क्या होगा, आंसर बी इज करेक्ट। तो इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ये रिलेशन आप नोट कर लेना और इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 63, जनरली द पर्लिन्स आर प्लेस्ड एट द पैनल पॉइंट्स सो एज टू अवॉइड। जनरली हम पर्लिन्स को क्या करते हैं, कहाँ पर प्लेस्ड करते हैं, जहाँ पर पैनल पॉइंट्स होते हैं। रूफ ट्रस में जहाँ पर पैनल पॉइंट्स होंगे वहाँ पर प्लेस किया जाता है पर्लिन्स को। तो उसका पर्पस क्या होता है वो आपको पूछा गया क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर समझेंगे पहले पैनल पॉइंट्स किसे कहते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे पर्लिन्स क्या होता है, उसको प्लेस क्यों किया जाता है पैनल पॉइंट पे। पैनल पॉइंट का मतलब होगा, इसको जॉइंट भी कहा जाता है। पैनल पॉइंट आल्सो कॉल्ड अ जॉइंट, इट इज़ द लोकेशन ऑन अ ट्रस where the web members and top or bottom chords intersect and are connected by the metal connector plates। तो सिंपल आपको ये समझना है कि एक जॉइंट होता है, पैनल पॉइंट का मतलब होगा जॉइंट, जहाँ पर जॉइंट होते हैं, ये पैनल पॉइंट है, ये पैनल पॉइंट है, जहाँ पर सर्कल बने हुए देख सकते हो आप, ये सारे क्या है, पैनल पॉइंट है। पैनल पॉइंट को सिंपल आप बोल सकते हो जॉइंट। जो जॉइंट होंगे या जो मेंबर इंटरसेक्ट होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, पैनल पॉइंट या जॉइंट। तो जॉइंट या पैनल पॉइंट पर ही किसको प्लेस किया जाता है, पर्लिन्स को। और उसका पर्पस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ये पर्लिन्स आप देख सकते हो यहाँ पर रिकमेंडेड किया गया है इस तरीके से। पर्लिन्स यदि हम चैनल यूज़ करते हैं, एंगल से इसको कनेक्ट कर दिया है, ये राफ्टर है, ठीक है। राफ्टर के ऊपर, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, राफ्टर के ऊपर प्लेस किया जाता है पर्लिन को, ठीक है। पर्लिन पर दो टाइप के लोड होते हैं, एक उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट में समझेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। रूफ मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, ये भी दो टाइप आप देख सकते हो, डेकिंग फॉर स्लोपिंग रूफ और फ्लैट रूफ कंस्ट्रक्शन। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे फ्लैट की, हम यहाँ पर स्लोपिंग की बात यदि करते हैं तो ये पर्लिन्स हैं, ये राफ्टर हैं, और इसके ऊपर क्या है, सीट और जो कवरिंग मटेरियल है वो होगा। तो लोड यहाँ पर आएगा कवरिंग मटेरियल में, इस कवरिंग मटेरियल का खुद का लोड होगा, और वो लोड कहाँ पर आता है, पर्लिन पर। पर्लिन से लोड कहाँ पर आएगा, राफ्टर पे। इस तरीके से लोड ट्रांसफ़र होता है और फाइनली ग्राउंड पे वो लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा। पर्लिन्स आर बीम्स यूज्ड ऑन ट्रसेस टू सपोर्ट द स्लोपिंग रूफ सिस्टम। पर्लिन्स एक टाइप की बीम होती है जिसका यूज़ हम ट्रस में करते हैं। क्यों करते हैं, जो स्लोपिंग रूफ है, स्लोपिंग रूफ सिस्टम, उसको सपोर्ट करने के लिए। जैसे हमने अभी पढ़ा था एस्बेस्टॉस शीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस शीट को हम किसके ऊपर सपोर्ट किस पे रहेगी, वो पर्लिन्स पे। पर्लिन्स पे लोड आएगा उस शीट का, और पर्लिन कहाँ पर ट्रांसफ़र करता है, राफ्टर में। दे आर प्लेस्ड इन एन इंक्लाइंड पोजिशन ओवर द मेन राफ्टर्स ऑफ द ट्रस। और ये प्लेस कहाँ पर होता है, ट्रस पे, और इंक्लाइंड पोजीशन होगी, ये देख सकते हो क्योंकि ये स्लोपिंग है, इस तरीके से ट्रस है, ये ट्रस है, तो ये भी इंक्लाइंड होगा पर्लिन, और ये किस पे प्लेस होता है, मेन राफ्टर पे। और पर्लिन के ऊपर क्या होगा, जो कवरिंग मटेरियल है, रूफिंग सिस्टम है, स्लोपिंग रूफ सिस्टम है। टू अवॉइड बेंडिंग इन द टॉप कॉर्ड ऑफ द रूफ ट्रस, इट इज़ theoretical डिजायरेबल टू प्लेस पर्लिन्स ओनली एट पैनल पॉइंट। यदि हमें बेंडिंग को अवॉइड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग को अवॉइड करने के लिए पर्लिन्स को कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, जितने पैनल पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर हम पर्लिन्स को प्लेस कर देते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पर बेंडिंग आ सकती है। डेड लोड्स, विंड लोड्स,
दो टाइप के लोड होंगे। डेड लोड एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पर्लिन सेक्शन। जो पर्लिन सेक्शन है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, वहाँ पर डेड लोड होगा। ठीक है, ये जैसे पर्लिन है, ये P1 की जो हम बात करते हैं, P1 यहाँ पर क्या है, डेड लोड है। ये कहाँ पर लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। विंड लोड्स एक्ट नॉर्मली टू द रूफ ट्रस। रूफ ट्रस के नॉर्मली लगेगा विंड लोड। ये रूफ ट्रस है तो ये नॉर्मली लगेगा विंड लोड, और ये पर्लिन के सीजी पर लगता है डेड लोड। Thus the purlin section is subjected to bending and twisting resulting in unsymmetrical bending। तो पर्लिन्स पे क्या होगा, पर्लिन्स पे बेंडिंग लगेगा और ट्विस्टिंग, दोनों मोमेंट लगते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों पे आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग होगी। इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन विंड लोड की है, और ये लाइन ऑफ एक्शन किसकी है, डेड लोड की। तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, और एंगल के कारण क्या होगा, यहाँ पर ट्विस्टिंग होगा। तो ट्विस्टिंग मोमेंट भी होगा और बेंडिंग मोमेंट दोनों होगा। तो दोनों के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आपको क्या पूछा, क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरली द पर्लिन्स आर प्लेस्ड एट द पैनल पॉइंट सो एज टू अवॉइड। पैनल पॉइंट या जॉइंट पे हम प्लेस करते हैं पर्लिन्स को। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये भी हो सकता है, यहाँ पर पर्लिन्स को प्लेस किया जाता कहाँ पर, पैनल पॉइंट पे। क्यों करते हैं, बेंडिंग मोमेंट राफ्टर में ना आए उसको अवॉइड करने के लिए। उसको अवॉइड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 63 आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 64, फॉर द बिल्डिंग्स हैविंग अ लो परमेबिलिटी द इंटरनल विंड प्रेशर एक्टिंग नॉर्मल टू द वॉल एंड रूफ सरफेस इज टेकन एज। लो परमेबिलिटी है बिल्डिंग में, तो उसके लिए आपको बताना है कि इंटरनल विंड प्रेशर जो कि नॉर्मल होगा वॉल और रूफ सरफेस के, वो कितना लेंगे हम, वेयर P इज बेसिक विंड प्रेशर। फिर आईएस कोड से हम देख लेते हैं, आईएस कोड में गिवन है इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट, इंटरनल एयर प्रेशर इन अ बिल्डिंग डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द क्लेडिंग टू द फ्लो ऑफ एयर। द इंटरनल एयर प्रेशर may be positive or negative depending on the direction of flow of air in relation to the opening in the buildings। यदि हम इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो इंटरनल एयर प्रेशर इन बिल्डिंग पे वो डिपेंड कहाँ पर करता है, किस पे डिपेंड करता है, बिल्डिंग में ओपनिंग कितनी है, अपॉन द डिग्री ऑफ परमेबिलिटी। डिग्री ऑफ परमेबिलिटी का मतलब होगा कि बिल्डिंग में जितनी ओपनिंग होगी जहाँ से कि एयर या विंड अंदर जा सकती है, ठीक है, वो ओपनिंग होगी, तो उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ परमेबिलिटी। उसको कहा जाता है डिग्री ऑफ परमेबिलिटी। जिस तरीके से सॉइल में भी आपने पढ़ा होगा, सॉइल में जितने भी वॉइड्स होते हैं, वॉइड में पानी फ्लो होता है, तो जितने वॉइड्स होंगे उतना ज़्यादा पानी फ्लो होगा। उसी प्रकार से जो डिग्री ऑफ परमेबिलिटी हम स्टील में देखते हैं, तो जितनी ज़्यादा ओपनिंग होगी उतनी ही विंड वहाँ से ब्लो होगी। इंटरनल एयर प्रेशर इन अ बिल्डिंग डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ परमेबिलिटी। डिग्री ऑफ परमेबिलिटी पे डिपेंड करती है। यदि ओपनिंग ज़्यादा होगी तो डिग्री ऑफ परमेबिलिटी भी अधिक होगी। ऑफ क्लेडिंग टू द फ्लो ऑफ एयर, क्लेडिंग का मतलब हो जाएगा जो कवरिंग मटेरियल है उसको कहा जाता है क्लेडिंग। द इंटरनल एयर प्रेशर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो एयर है उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, किसके रिलेशन में, ओपनिंग क्या है, बिल्डिंग में ओपनिंग किस साइड में है। यदि ये बिल्डिंग हम समझ लेते हैं, ये बिल्डिंग है, यदि ओपनिंग इस साइड में हमने विंडो बनाई है और डायरेक्शन भी ये है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर होगा और यहाँ पर भी प्रेशर होगा, तो एक साइड पॉजिटिव होगा और एक साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी ओपनिंग बिल्डिंग में किस साइड है और डायरेक्शन ऑफ फ्लो एयर की क्या है। नेक्स्ट, बिल्डिंग विथ मीडियम एंड लार्ज ओपनिंग। तो यहाँ पर ये आईएस कोड थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझना, जिससे आपको इजी वे में समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो दिया हुआ है इसमें क्लोज नंबर 6.2.3.2, इसमें आप एक टेबल बना लो। टेबल में आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ परमेबिलिटी, डिग्री ऑफ परमेबिलिटी 5% से कम है, 5 to 20% और ग्रेटर देन 20%। तीन हो सकती है परमेबिलिटी। एक परमेबिलिटी होगी लो परमेबिलिटी, जिसमें कि ओपनिंग कितनी होगी,
5% से कम होगी। मीडियम परमेबिलिटी जिसमें कि डिग्री ऑफ परमेबिलिटी 5 to 20%, ओपनिंग कितनी होगी 5 to 20%। और लार्ज परमेबिलिटी का मतलब हो जाएगा डिग्री ऑफ परमेबिलिटी या ओपनिंग कितनी है उसमें ग्रेटर देन 20%। ये तीन वैल्यू आपको याद रखना है। तीन वैल्यू याद रखना है, लेस देन 5%, 5 to 20% और ग्रेटर देन 20%। यदि 5% से कम ओपनिंग है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लो परमेबिलिटी, मीडियम परमेबिलिटी 5 से 20 और ग्रेटर देन 20 लार्ज परमेबिलिटी। और इन तीनों की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है आपको। लो परमेबिलिटी के लिए विंड प्रेशर कितना हो जाएगा, इंटरनल विंड प्रेशर प्लस माइनस, प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब नेगेटिव प्रेशर होगा। बिल्डिंग के एक साइड पॉजिटिव प्रेशर होगा और दूसरी साइड नेगेटिव प्रेशर होगा। वो डिपेंड करता है डायरेक्शन विंड की और ओपनिंग कहाँ किया हमने। 0.2 इंटू पी, 0.5 पी होगा 5 से 20% ओपनिंग के लिए या मीडियम डिग्री ऑफ परमेबिलिटी के लिए, और 0.7 पी किसके लिए होगा, लार्ज डिग्री ऑफ परमेबिलिटी। क्वेश्चन में आपको पूछा है लो परमेबिलिटी, उसके लिए आंसर क्या होगा, आंसर बी करेक्ट होगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ विंड प्रेशर P एंड वेलोसिटी ऑफ विंड V इज टेकन एज। रिलेशन आपको पूछा है तो IS कोड में डायरेक्ट दिया गया रिलेशन। डिज़ाइन विंड प्रेशर, द डिज़ाइन विंड प्रेशर एट एनी हाइट अबव मीन ग्राउंड लेवल shall be obtained by following relationship between wind pressure and wind velocity। ये रिलेशन आपको याद रखना है, डायरेक्ट रिलेशन गिवन है। PZ इज इक्वल टू 0.6 इंटू VZ स्क्वायर। PZ डिज़ाइन विंड प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट हाइट Z एंड VZ डिज़ाइन विंड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट हाइट Z। और एक नोट गिवन है, द कोफिशिएंट 0.6 इन SI यूनिट्स। यदि हम ये SI यूनिट में लेते हैं तो ये कोफिशिएंट कितना है 0.6। इन द अबव फार्मूला डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड मेनली ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एयर टेम्परेचर। ये फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पर। द वैल्यू चूजन करस्पॉन्ड्स टू एवरेज अप्रोप्रिएट इंडियन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो हम एवरेज कितनी ले लेते 0.6। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। वो कोफिशिएंट यदि हम नहीं लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कोफिशिएंट यदि नहीं कंसिडर करते हैं तो V स्क्वायर, और कोफिशिएंट कंसिडर करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा 6V स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 65 आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, द लाइव लोड फॉर अ स्लोपिंग रूफ विथ स्लोप 15 डिग्री where axis is not provided to roof is taken as। लाइव लोड आपको बताना है, स्लोपिंग रूफ है और एंगल कितना है 15 डिग्री। टेबल गिवन है IS कोड 875 में, लाइव लोड्स ऑन रूफ, टाइप ऑफ रूफ, लाइव लोड मेजर्ड ऑन प्लान। ये हम 2 ही कॉलम डिस्कस करेंगे, थर्ड वाला कॉलम डिस्कस नहीं करेंगे। टाइप ऑफ रूफ की बात करते हैं तो पहला यहाँ पर हो जाएगा फ्लैट स्लोपिंग और कर्व्ड रूफ विथ स्लोप अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, फ्लैट रूफ हो सकता है, स्लोपिंग हो सकता है या कर्व हो सकता है। इन तीनों रूफ में यदि जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, फ्लैट में तो एंगल नहीं होगा, यदि इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल है लेस देन आर इक्वल टू इंक्लूडिंग 10 डिग्री है ना, तो लेस देन आर इक्वल टू 10 डिग्री, उस केस में लाइव लोड कितना होगा, कांस्टेंट होगा 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहला केस है एक्सेस प्रोवाइडेड, उस केस में यदि एक्सेस नॉट प्रोवाइडेड एक्सेप्ट फॉर मेंटेनेंस, सिर्फ हमने मेंटेनेंस के लिए प्रोवाइड की है, उसके अलावा यदि हमने एक्सेस प्रोवाइड नहीं की है तो कितना हो जाएगा 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि हमने एक्सिस का मतलब हो जाएगा विंडो, वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ें हमने यदि प्रोवाइड की हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्लोपिंग रूफ विथ स्लोप ग्रेटर देन 10 डिग्री।
स्लोपिंग रूफ है और स्लोप कितना है, ग्रेटर देन 10 डिग्री है, तो उस केस में ये फॉर्मूला होता है 0.75 लेस 0.02 फॉर एवरी डिग्री इंक्रीज इन स्लोप ओवर 10 डिग्री। मतलब क्या होता है कि जो 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उसमें से हम माइनस कर देते हैं 0.02 फॉर एवरी डिग्री, मतलब 1 डिग्री के लिए माइनस करेंगे 0.02, 2 डिग्री होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10 से जितने भी डिग्री ज़्यादा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस करेंगे 0.75 से। तो सिंपल इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, लाइव लोड ऑन स्लोपिंग रूफ 0.75 माइनस 0.2, और जितने डिग्री एंगल ज़्यादा है 10 डिग्री से, जैसे 10 डिग्री से क्वेश्चन में आपको गिवन है 15 डिग्री, तो 15 माइनस 10 कर देंगे, ठीक है, तो कितना है 5 डिग्री अधिक है उससे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एंगल के साथ क्या होगा, लाइव लोड कम होते जा रहा है, एंगल जैसे इंक्रीज करेंगे लाइव लोड क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो जैसे हम एक्सेस प्रोवाइड करते हैं उससे लाइव लोड कम होता है, एंगल यदि इंक्रीज करते हैं तो उससे भी लाइव लोड कम होता है। और एक लास्ट फार्मूला भी आप याद कर लेना, ये फार्मूला भी है, कर्व रूफ विथ स्लोप एट स्प्रिंगिंग ग्रेटर देन 10 डिग्री। तो ये फार्मूला होगा और इसकी मीनिंग्स यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 66 आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 67, द इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट ऑन वॉल्स फॉर बिल्डिंग विथ लार्ज परमेबिलिटी इज टेकन एज। तो मैंने आपको समझाया था लार्ज परमेबिलिटी के लिए आंसर सी करेक्ट होगा, मीडियम के लिए बी और लो परमेबिलिटी के लिए ऑप्शन ए। ये कोएफिशिएंट पूछा गया है और इसमें पी से मल्टीप्लाई कर देते तो प्रेशर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, the basic wind speed is specified at a height h above mean ground level in an open terrain. The value of h is, बेसिक विंड स्पीड यदि हम कंसिडर करते हैं तो उसमें h आपको बताना है, h क्या होगा, हाइट कितनी होगी। बेसिक विंड स्पीड या एस क्वेश्चन देखते हैं इसको। फिगर 1 गिव्स बेसिक विंड स्पीड मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, फिगर को आपको समझना नहीं है, वहाँ पर उसमें इंडिया के बारे में मैप दिया गया है कि बेसिक विंड स्पीड बताई गई अलग अलग एरिया में। इस एप्लीकेबल टू 10 मीटर हाइट अबाउ मीन ग्राउंड लेवल फॉर डिफरेंट जोन्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के डिफरेंट जो जोन्स होंगे उसमें हम क्या करते हैं, बेसिक विंड स्पीड जो गिवन है वो कहाँ पर गिवन है, 10 मीटर हाइट अबाउ मीन ग्राउंड लेवल। जो मीन ग्राउंड लेवल होगा तो 10 मीटर हाइट पे आपको गिवन है बेसिक विंड स्पीड। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें अलग अलग हाइट पे निकालना होता है, तो हमें 10 मीटर पे दिया हुआ है तो अलग अलग हाइट पे हम निकालेंगे तो उसको कहा जाता है डिज़ाइन विंड स्पीड। बेसिक विंड स्पीड इज बेस्ड ऑन पीक गस्ट वेलोसिटी एवरेज्ड ओवर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ अबाउट 3 सेकेंड एंड करस्पॉन्ड टू मीन हाइट अबाउ ग्राउंड लेवल इन एन ओपन टेरेन। इसका मतलब ये होगा कि जो बेसिक विंड स्पीड होती है वो किस पे बेस्ड होती है, एवरेज ओवर शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम का मतलब 3 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिक विंड स्पीड जब फाइंड करते हैं तो 3 सेकेंड टाइम लिया जाता है और 3 सेकेंड में देखा जाता है कि जो मीन हाइट अबाउ ग्राउंड लेवल है 10 मीटर है, वहाँ पर कितनी स्पीड होगी वेलोसिटी की। 3 सेकेंड में हम देख लेते हैं, एक शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है और जो मैक्सिमम होगा उस 3 सेकंड में, ठीक है, जो टाइम होगा उसमें 3 सेकंड हम कंसिडर करते हैं, उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी देख लेते हैं कितनी है, उसी को कहा जाता है पिक गस्ट वेलोसिटी। शॉर्ट टाइम पर होगी, ठीक है, इंटरवल पे होगी, वो 40 साल में हो सकती है, 50 साल में, 40 साल में एक 3 सेकंड हम कंसिडर कर लेते हैं कि किस 3 सेकंड में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, पिक वेलोसिटी, उसको कहा जाता है बेसिक विंड वेलोसिटी। बेसिक विंड स्पीड presented in figure 1 have been worked out for 50 year return period। ये 50 साल यहाँ पर गिवन है आपको रिटर्न पीरियड। बेसिक विंड स्पीड फॉर सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ और टाउन इज आल्सो गिवन इन अपेंडिक्स ए। तो बेसिक विंड स्पीड क्या होगी, 50 ईयर रिटर्न पीरियड होगा उसका,
जो बेसिक विंड स्पीड है वो 50 साल में एक बार होती है, आती स्पीड वो मैक्सिमम, उसको हम कहेंगे बेसिक विंड स्पीड। डिज़ाइन विंड स्पीड, ठीक है, फिर ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 68, तो आंसर क्या हो जाएगा, द बेसिक विंड स्पीड इज स्पेसिफाइड एट अ हाइट एज अबाउ मीन ग्राउंड लेवल इन एन ओपन टेरेन। तो हाइट होती है 10 मीटर, टाइम होता है 3 सेकेंड और रिटर्न पीरियड होता है 50 ईयर। डिज़ाइन विंड स्पीड, द बेसिक विंड स्पीड फॉर एनी साइट shall be obtained from figure 1 and shall be modified to include the following effect to get design wind velocity at any height for the chosen structure। तो अलग यदि हमें अलग अलग हाइट पे निकालना है विंड स्पीड, तो बेसिक स्पीड से हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डिज़ाइन विंड स्पीड। उसके लिए कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट हो करते हैं, रिस्क लेवल, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि डिज़ाइन स्पीड है, ठीक है, डिज़ाइन विंड स्पीड है, तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। तो पहला होगा रिस्क लेवल, सेकंड टेरेन रफनेस, हाइट एंड साइज ऑफ स्ट्रक्चर, और लास्ट होता है लोकल टोपोग्राफी। और ये फॉर्मूला गिवन है यहाँ पर और इनकी वैल्यू भी यहाँ पर, इनकी मीनिंग्स गिवन है। VZ का मतलब क्या होगा, K1 K2 और K3। नोट गिवन है यहाँ पर, डिज़ाइन विंड स्पीड अप टू 10 मीटर हाइट फ्रॉम मीन ग्राउंड लेवल शेल बी कंसिडर कांस्टेंट। तो डिज़ाइन विंड स्पीड भी क्या हम एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट होगी 10 मीटर तक। तो 10 मीटर तक तो सेम होती है बेसिक विंड स्पीड और डिज़ाइन विंड स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, द रिस्क कोएफिशिएंट K1 डिपेंड्स ऑन। रिस्क कोएफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है, अभी हमने ये लास्ट में देखा था, रिस्क लेवल, ठीक है, ये कहाँ पर यूज़ आता है, डिज़ाइन विंड स्पीड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है रिस्क कोएफिशिएंट K1 की। एक टेबल गिवन है, उसमें दिया हुआ रिस्क कोएफिशिएंट फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट विंड स्पीड जोन्स। एक टेबल गिवन है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर रिस्क कोएफिशिएंट डिपेंड होता है डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्ट्रक्चर और डिफरेंट विंड स्पीड जोन, इन दोनों पे डिपेंड होगा वो, ठीक है। तो एक टेबल का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया, ये कंटिन्यू होगा, ठीक है, ये टेबल एक ही स्ट्रक्चर पे दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, IS कोड में आपको कंप्लीट मिल जाएगी टेबल। ये टेबल आप देख सकते हो यहाँ पर, मीन प्रोबेबल डिज़ाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इन ईयर्स 50 ईयर है, और ये K1 अलग अलग विंड स्पीड पे गिवन है K1। क्वेश्चन नंबर 69, द रिस्क कोएफिशिएंट K1 डिपेंड्स ऑन बेसिक विंड स्पीड एंड मीन प्रोबेबल डिज़ाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों पे डिपेंड होगी। सी, क्वेश्चन नंबर 69, आंसर सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, द एक्सटर्नल विंड प्रेशर एक्टिंग ऑन अ रूफ डिपेंड्स ऑन। एक्सटर्नल विंड प्रेशर डिपेंड होता है स्लोप ऑफ रूफ, और डिग्री ऑफ परमेबिलिटी पर कौन सा प्रेशर डिपेंड होगा, इंटरनल। इंटरनल एयर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ परमेबिलिटी ऑफ रूफ और वॉल। क्वेश्चन नंबर 70, आंसर बी। स्लोप ऑफ रूफ कितना है उस पर डिपेंड होता है एक्सटर्नल विंड प्रेशर, और इंटरनल यदि यहाँ पर होता तो आंसर ए करेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।